आज का अपना टॉपिक है संवेग व स्थायी भाव। तो इसमें हम देखने वाले हैं संवेग का अर्थ व परिभाषा। संवेग जो है इसके लिए अंग्रेजी शब्द इमोशन काम में लिया जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति जो है ये लैटिन भाषा के इमोवेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जब हम भयभीत होते हैं तब हम भय के कारण से बचने का उपाय सोचते हैं। हमारी बुद्धि जो है वो काम नहीं करती है। हम भय की वस्तु से दूर भाग जाना चाहते हैं। हमारे सारे शरीर में पसीना ही पसीना आ जाता है और हम कांपने लगते हैं और हमारा जो हृदय है वो जोर जोर से धड़कने लगता है। यही क्या होता है? संवेग होता है। हमारी इस उत्तेजित दशा का नाम ही संवेग है। इस दशा में हमारा बाह्य और आंतरिक व्यवहार जो है वो बदल जाता है और कुछ मुख्य संवेग हैं सुख, दुख, प्रेम, भय, क्रोध, घृणा, आशा, निराशा, लज्जा, गर्व, ईर्ष्या, आश्चर्य और सहानुभूति। ये कुछ मुख्य संवेग हैं। आगे हम संवेग के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा है वुडवर्थ महोदय की। वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि जो संवेग होते हैं वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा होते हैं। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ महोदय ने बताया है। फिर क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि संवेग जो है ये गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए ये कार्य करता है। तो ये क्रो एंड क्रो द्वारा दी गई संवेग की परिभाषा है। फिर जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है कि संवेग जो है ये प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति उसमें निहित रहती है। यही क्या है? संवेग है। फिर हम आगे देखें, किम्बल यंग की जो परिभाषा है इसमें संवेग जो है ये प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है जिसमें शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से ये बढ़ जाती हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषाएं। अब हम संवेग से संबंधित कुछ इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। स्टाउट महोदय का कथन है कि प्रत्येक विशिष्ट प्रकार के संवेग में कुछ विचित्रता होती है जिसकी परिभाषा नहीं की जा सकती, कि इसमें कुछ ना कुछ विचित्रता हमें अवश्य दिखाई देती है। संवेग की विचित्रता के कारण हम उसके स्वरूप को भली भांति तभी समझ सकते हैं जब हम उसकी विशेषताओं से पूर्णतया परिचित हो जाएं। अतः हम इसकी मुख्य विशेषताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें पहली विशेषता है तीव्रता। संवेग में तीव्रता पाई जाती है और वह व्यक्ति में एक प्रकार का तूफान उत्पन्न कर देती है, पर इस तीव्रता की मात्रा में अंतर होता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा जो शिक्षित व्यक्ति है उसमें जो अपने संवेग पर नियंत्रण करना सीख जाता है, कि जो शिक्षित व्यक्ति है वो संवेगों पर नियंत्रण तुरंत कर लेता है। किसकी अपेक्षा? अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा। संवेग की तीव्रता कम होती है। इसी प्रकार बालकों की अपेक्षा वयस्कों में और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में संवेग की तीव्रता जो है वो कम पाई जाती है। तो इसमें कम किसकी पाई जाती है?
स्त्रियों की अपेक्षा तो पुरुषों में संवेग कम होता है, बालकों की अपेक्षा वयस्कों में संवेग कम रहता है। तो ये इसमें बताया गया है। अब हम आगे इसकी दूसरी विशेषता देखें तो वो है व्यापकता। व्यापकता में क्या है कि स्टाउट के अनुसार उन्होंने बताया है कि कि निम्नतर प्राणियों से लेकर उच्चतर प्राणियों तक एक ही प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। इस कथन से ये स्पष्ट हो जाता है कि संवेग में व्यापकता होती है, क्योंकि ये उच्च से उच्च और निम्न से निम्न प्राणियों में ये संवेग पाए जाते हैं और वह सब प्राणियों में समान रूप से पाया जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि बिल्ली को उसके बच्चों को छेड़ने से, बालक को उसको खिलौना छीनने से और मनुष्य को उसकी आलोचना करने से सबसे अधिक क्रोध आता है। तो यही क्या है, व्यापकता है, जो संवेग की विशेषता है। फिर है वैयक्तिकता। संवेग में वैयक्तिकता होती है, अर्थात विभिन्न व्यक्ति एक ही संवेग के प्रति विभिन्न प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें कि भूखे भिखारी को देखकर एक व्यक्ति दया से द्रवित हो जाता है और दूसरा उसे भोजन देता है और तीसरा जो है वो उसे ढोंगी कहकर भगा देता है। तो ये व्यक्तिगता इसकी विशेषता है। फिर अगली संवेग की विशेषता है संवेगात्मक मनोदशा। इसमें स्टाउट का कथन है कि एक निश्चित संवेग उसके समरूप संवेगात्मक मनोदशा का निर्माण करता है। इस मनोदशा के कारण व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा कि उसके साथ किया जाता है, कि जिस प्रकार तुम किसी दूसरे के समक्ष जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार सामने वाला करेगा। उदाहरण के रूप में हम देखें कि यदि गृह स्वामिनी किसी कारण से क्रुद्ध होकर रसोइयों को डांटती है, मतलब क्रोध करके उनको डांटती है, तो रसोइया जो है वो अपने क्रोध को नौकरानी पर उतारता है कि एक का क्रोध यहाँ दूसरे पर उतारा जा रहा है। फिर हम आगे देखें अगली जो विशेषता है संवेग की, वो है संवेगात्मक संबंध। संवेगात्मक संबंध में स्टाउट महोदय ने लिखा है कि संवेग का अनुभव किसी निश्चित वस्तु के संबंध में ही किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि संवेग की दशा में हमारा किसी व्यक्ति या वस्तु या विचार से संबंध होता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या कार्य के प्रति ही क्रोध आता है। इनके अभाव में क्रोध के संवेग का उत्पन्न होना बहुत ही असंभव कार्य है। अगली विशेषता है स्थानांतरण। डमंड व मलोन का मत है क्या कि संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। अगली संवेग की विशेषता है सुख या दुख की भावना। तो यहाँ फीलिंग ऑफ प्लेजर और पेन। तो स्टाउट महोदय ने कहा है कि अपनी विशिष्ट भावना के अलावा संवेग में निस्संदेह रूप से सुख या दुख की भावना छिपी रहती है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि हमें आशा में सुख का और निराशा में दुख का अनुभव होता है। अगली जो विशेषता है संवेग की, वो है विचार शक्ति का लोप होना। संवेग हमारी विचार जो शक्ति है उसका लोप कर देते हैं, उसको छुपा देते हैं। अतः हम उचित या अनुचित का विचार किए बिना कुछ भी कर बैठते हैं। इसको हम उदाहरण के रूप में समझें तो क्रोध के आवेश में मनुष्य हत्या तक कर डालता है कि उसको कुछ नहीं पता होता है कि वो क्या करने जा रहा है। तो क्रोध जो है वो क्या करता है, उसके मन को विचलित कर देता है और वो अच्छे बुरे की पहचान करना भूल जाता है। अगली जो विशेषता है वो है प्राश्रयी
रूप। स्टाउट महोदय के शब्दों में संवेग की एक विशेषता को हम उसका पराश्रयी रूप कह सकते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि पशु या व्यक्ति में जिस संवेग की अभिव्यक्ति होती है उसका आधार कोई विशेष प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के रूप में हम इसको देखना चाहें तो इसमें क्या है कि अपनी प्रेमिका के पास अपने प्रतिद्वंदी को देखकर प्रेमी को क्रोध आने का कारण उसमें काम प्रवृत्ति की पूर्व उपस्थिति मानी जाती है। तो ये इसका उदाहरण है। अगली इसकी विशेषता है स्थिरता की प्रवृत्ति। संवेग में साधारणतः स्थिरता की प्रवृत्ति पाई जाती है और इसको उदाहरण के रूप में हम देखें तो दफ्तर में डांट खाकर घर लौटने वाला क्लर्क जो है वो अपने बच्चों को घर आकर डांटता या पीटता है, मतलब वो अपने गुस्से को दूसरे पर स्थानांतरित कर देता है। फिर अगली विशेषता है क्रिया की प्रवृत्ति की विशेषता। स्टाउट का विचार है कि संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। तो ये जो इसकी क्रिया करने की दिशा है ये निश्चित होती है। अगला है कि क्रिया की इस प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य करता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि लज्जा का अनुभव करने पर बालिका जो है वो नीचे की ओर देखने लगती है या अपने मुख को छिपाने का प्रयत्न करती है, तो वो यही लज्जा का भाव माना जाता है। अगला जो इसकी विशेषता है वो है व्यवहार में परिवर्तन। रायबर्न का मत है कि संवेग के समय व्यक्ति के व्यवहार के संपूर्ण स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, कि उसका जो संपूर्ण व्यवहार है उसमें परिवर्तन होना ही क्या है, संवेग है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि दया से ओतप्रोत व्यक्ति का व्यवहार उसके सामान्य व्यवहार से बिल्कुल भिन्न होता है। अगली इसकी विशेषता है मानसिक दशा में परिवर्तन। तो मानसिक दशा में परिवर्तन जो है ये संवेग के समय व्यक्ति की जो मानसिक दशा है उसमें अग्रलिखित क्रम में परिवर्तन होते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन है किसी वस्तु या स्थिति का ज्ञान, स्मरण या कल्पना। दूसरा इसका परिवर्तन है ज्ञान के कारण सुख या दुख की अनुभूति। पहले में कल्पना या स्मरण, दूसरे में सुख दुख की अनुभूति, तीसरे में अनुभूति के कारण उत्तेजना और चौथा परिवर्तन है उत्तेजना के कारण कार्य करने की प्रवृत्ति। तो सभी जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगली जो विशेषता है वह है आंतरिक शारीरिक परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है, इसमें हृदय की धड़कन और रक्त का संचार बढ़ जाता है। भय और क्रोध के समय पेट में पाचक रस का निकलना बंद हो जाता है। भय और क्रोध के समय भोजन की संपूर्ण आंतरिक प्रक्रिया जो है वो बंद हो जाती है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है बाह्य शारीरिक परिवर्तन। भय के समय कांपना, रोंगटे खड़े होना, मुख सूख जाना, घिघी बंधना, क्रोध के समय मुंह का लाल होना, पसीना आना, आवाज़ का कर्कश होना, ओठों और भुजाओं का फड़कना, प्रसन्नता के समय हंसना, मुस्कुराना, चेहरे का खिल जाना, असीम दुख या आश्चर्य के समय आँखों का खुला रह जाना। ये सभी क्या हैं, ये बाह्य शारीरिक परिवर्तन है। आगे हम देखें संवेगों का शिक्षा में क्या महत्व है। शिक्षा में संवेगों के महत्व की व्याख्या करते हुए रोश महोदय ने लिखा है कि शिक्षा के आधुनिक मनोविज्ञान में संवेगों का प्रमुख स्थान है और शिक्षण विधि में जो प्रगति आजकल हो रही है उसका कारण संभवतः किसी
अन्य तथ्य की अपेक्षा यह अधिक है। संवेग जो हैं ये हमारे सब कार्यों को गति प्रदान करते हैं और शिक्षक को उन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो ये रोस महोदय ने बताया है। शिक्षक जो है ये बालकों के संवेगों के प्रति ध्यान देकर उनका क्या हित कर सकता है, इस पर हम निम्नलिखित पंक्तियों में प्रकाश डाल रहे हैं। सबसे पहला है, शिक्षक बालकों के संवेगों को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकता है। शिक्षक बालकों को अपने संवेगों पर नियंत्रण करने की विधियां बताकर उनको शिष्ट और सभ्य बना सकता है। तीसरा है, शिक्षक बालकों के संवेगों का ज्ञान प्राप्त करके उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। चौथा बिंदु है, शिक्षक बालकों में उचित संवेगों का विकास करके उनमें उत्तम विचारों, आदर्शों, गुणों और रुचियों का निर्माण कर सकता है। अगला बिंदु है, शिक्षक बालकों के भय, क्रोध आदि अवांछित संवेगों का मार्गांतरीकरण करके उनको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगला बिंदु है, झा के अनुसार शिक्षक बालकों के संवेगों को परिष्कृत करके उनको समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता प्रदान कर सकता है। अगला बिंदु जो है वह है 7 नंबर। इसमें ब्लेयर एंड अदर के अनुसार शिक्षक जो है वो बालकों के उपयुक्त संवेगों को जागृत करके उनको महान कार्यों को करने की प्रेरणा दे सकता है। अगला बिंदु है, झा के अनुसार संवेग जो है वो बालकों की मानसिक शक्तियों के भाग को प्रशस्त करके उन्हें अपने अध्ययन में अधिक क्रियाशील बनने की प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। अगला बिंदु है, रोस के अनुसार शिक्षक बालकों में वांछनीय संवेगों का विकास करके उनमें कला, संगीत, साहित्य और अन्य सुंदर वस्तुओं के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकता है। फिर अगला बिंदु रोस के अनुसार क्या है कि शिक्षक जो है वो बालकों में उपयुक्त संवेगों को जागृत करके अपने शिक्षण को सफल बना सकता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि वह अपने गणित के शिक्षण को एक अध्यापक तभी सफल बना सकता है जब वह बालकों में आश्चर्य का संवेग उत्पन्न कर दे। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि संवेग के अभाव में मानव मस्तिष्क अपनी किसी भी शक्ति को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। अतः शिक्षक का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह बालकों में उचित संवेगों का निर्माण और विकास करे। बी एन झा का यह कथन अक्षरशः सत्य है कि बालकों में संवेगों को जागृत करने का शिक्षक का ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर है स्थायी भाव का अर्थ व परिभाषा। मैकडोगल के अनुसार व्यक्ति अनेक मूल प्रवृत्तियां लेकर इस संसार में आता है। इन मूल प्रवृत्तियों का जो संबंध है वो विशेष प्रकार के संवेगों से होता है और ये संवेग ही स्थायी भाव का निर्माण करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें कि माँ ने अपने बच्चों के प्रति दया, गर्व, आनंद, सहानुभूति, वात्सल्य आदि के संवेग उनमें होते हैं। इन्हीं संवेगों के फलस्वरूप उसमें प्रेम के स्थायी भाव का निर्माण होता है। स्थायी भाव व्यक्ति के अतिरिक्त किसी वस्तु, आदर्श विचार, स्थान आदि के प्रति भी होता है। जैसे बालक में अपने खिलौनों के प्रति प्रेम का स्थायी भाव, चरित्रवान व्यक्ति में श्रेष्ठ आदर्शों या विचारों के प्रति सम्मान का स्थायी भाव, भारतीय में स्वदेश प्रेम का स्थायी भाव। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
स्थायी भाव किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, आदर्श, स्थान आदि के प्रति संवेगों का अर्जित और स्थायी रूप है। स्थायी भाव के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम नीचे कुछ परिभाषाएं देखने वाले हैं। पहली है रोस महोदय की। स्थायी भाव मानसिक ढांचे में अर्जित प्रवृत्तियों का संगठन है। फिर रेक्स व नाइट महोदय ने स्थायी भाव के बारे में क्या कहा है कि स्थायी भाव जो है ये किसी वस्तु के प्रति अर्जित संवेगात्मक प्रवृत्ति या ऐसी प्रवृत्तियों का संगठन है। वैलेंटाइन महोदय ने स्थायी भाव के बारे में कहा है कि स्थायी भाव किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति संवेगात्मक प्रवृत्तियों और भावनाओं का बहुत कुछ स्थायी और संगठित स्वरूप है। नन महोदय के अनुसार स्थायी भाव भावना की एकाकी दशा नहीं है, वरन भावनाओं का संगठन है जो किसी वस्तु विशेष के संबंध में संगठित होती है और जिसमें स्थायी भाव की पर्याप्त मात्रा होती है। स्थायी भाव का स्वरूप क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। इसमें पहला है साधारण स्थायी भाव। इस स्थायी भाव में किसी के प्रति केवल एक भावना या संवेग होता है, जैसे कि बालिका में अपनी गुड़ियों के प्रति प्रेम का स्थायी भाव या फिर बालक में कठोर शिक्षक के प्रति भय का स्थायी भाव। तो साधारण स्थायी भाव केवल एक भावना या एक संवेग उत्पन्न करता है। फिर है जटिल स्थायी भाव। जटिल स्थायी भाव में एक से अधिक भावनाएं या संवेग इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे बालक में कठोर शिक्षक के प्रति घृणा का स्थायी भाव होता है। यदि शिक्षक उसे छोटी छोटी बातों पर ही दंड देता है तो उसे शिक्षक पर क्रोध आता है और धीरे धीरे उसे शिक्षक से अरुचि हो जाती है, वो उस शिक्षक को नापसंद करने लगता है। संभवतः वह उससे प्रतिशोध लेने की भावना भी रखने लगता है, मतलब उससे उस शिक्षक से वो बदला लेने की भावना रखता है। वो सोचता है कि इस शिक्षक को कुछ वो नुकसान पहुंचाए। फिर फलस्वरूप उसमें शिक्षक के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है और यह घृणा एक जटिल स्थायी भाव मानी जाती है, जिसका निर्माण भय, क्रोध, अरुचि और प्रतिशोध के संवेगों और भावनाओं से हुआ है। अगला जो बिंदु है वह है मूर्त स्थायी भाव। इस स्थायी भाव का संबंध किसी मूर्त या स्थूल वस्तु से होता है, जैसे व्यक्ति, पशु, पुस्तक, निवास स्थान आदि। आदि क्या है? मूर्त स्थायी भाव है। फिर अमूर्त स्थायी भाव। अमूर्त स्थायी भाव का संबंध अमूर्त या सूक्ष्म वस्तुओं से होता है, जैसे भक्ति, विचार, सत्य, आदर्श, अहिंसा, सम्मान, स्वच्छता, देश प्रेम, ये सभी अमूर्त स्थायी भाव माने जाते हैं। फिर है नैतिक स्थायी भाव। यह स्थायी भाव नैतिक चरित्र का वास्तविक अंग है और साधारणतः परंपरागत होता है, जैसे कि न्याय या सत्य के प्रति प्रेम, क्रूरता या बेईमानी के प्रति घृणा, ये सभी नैतिक स्थायी भाव हैं। फिर हम स्थायी भावों की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली है ये जन्मजात नहीं होकर अर्जित होते हैं। दूसरी है ये मानसिक प्रक्रिया न होकर मानसिक रचना होते हैं। तीसरी इसकी विशेषता ये मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार की वस्तुओं के प्रति होते हैं, अर्थात व्यक्ति, वस्तु, गुण, अवगुण, आदर्श, विचार, स्थान आदि किसी के प्रति ये हो सकते हैं। ये व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व के आधार होते हैं। ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित और नियंत्रित करते हैं। इनका निर्माण साधारणतः एक से अधिक संवेगों द्वारा होता है। इनमें विचारों, इच्छाओं, भावनाओं
और अनुभवों का समावेश रहता है। फिर आगे है जलोटा के अनुसार स्थायी भाव मानसिक रचना का अंग होने के कारण हम में सदैव विद्यमान रहते हैं। फिर है स्टुअर्ट एंड ऑकडेन के अनुसार स्थायी भावों में मानव अनुभवों के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं। फिर है स्थायी भावों का शिक्षा में क्या महत्व है। तो शिक्षा में स्थायी भावों के महत्व का वर्णन करते हुए स्टुअर्ट व ऑकडेन के ने लिखा है कि स्थायी भाव जो होते हैं ये हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वे मानसिक और संवेगात्मक संगठन की इकाइयां हैं एवं तुलनात्मक रूप में स्थायी होते हैं। अतः शैक्षिक दृष्टिकोण में स्थायी भाव बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के कारण बालकों में अच्छे स्थायी भाव का निर्माण करना शिक्षक का सर्वप्रथम कर्तव्य माना जाता है। वह ऐसा किस प्रकार कर सकता है और इससे बालकों को क्या लाभ हो सकता है, इस पर हम नीचे कुछ पंक्तियों में दृष्टिपात कर रहे हैं कि हम इनको देखते हैं। शिक्षक जो है ये बालकों को अपने देश के महान वीरों की कहानियाँ सुनाकर उनमें देश प्रेम के स्थायी भाव का निर्माण कर सकता है। शिक्षक बालकों में नैतिक स्थायी भाव का विकास करके उनमें नैतिक गुणों का विकास कर सकता है और इस प्रकार उनके नैतिक उत्थान में वो योग दे सकता है। अगला बिंदु है शिक्षक बालकों में घृणा के स्थायी भाव को प्रबल बनाकर उनमें हिंसा, असत्य, बेईमानी आदि दुर्गुणों से संघर्ष करने की क्षमता उनमें उत्पन्न कर सकता है। अगला बिंदु है शिक्षक बालकों में प्रेम का स्थायी भाव उत्पन्न करके उनकी खेल, कविता, संगीत, साहित्य आदि में विशेष रुचि उनमें जगा सकता है। इस प्रकार वह उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायता दे सकता है। रोस महोदय के अनुसार शिक्षक बालकों में आत्मसम्मान का स्थायी भाव विकसित करके उनके मानसिक जीवन को एकता प्रदान कर सकता है। अगला बिंदु भी रोस महोदय के अनुसार ही है कि स्थायी भाव जो है वो आदतों का निर्माण करके चरित्र के निर्माण में सहायता देते हैं। अतः शिक्षकों को बालकों में उत्तम स्थायी भाव का निर्माण करना चाहिए। फिर मैकडूगल के अनुसार आत्मसम्मान का स्थायी भाव चरित्र है और नैतिक स्थायी भावों में ये सर्वश्रेष्ठ है। अतः शिक्षक को बालकों में इस स्थायी भाव को पूर्ण रूप से विकसित करना चाहिए। फिर हम अगला बिंदु देखें कि शिक्षक को बालकों में अच्छे स्थायी भाव का निर्माण करने के लिए अग्रलिखित कार्य करने चाहिए। कौन कौन से? एक तो है उच्च आदर्शों और लक्ष्यों के लिए उनको प्रेरणा देना, महान व्यक्तियों के विचारों और आदर्शों से उनको परिचित करवाना, प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, श्रेष्ठ साहित्यकारों आदि की जीवनियाँ उनको सुनाना, कार्य और सिद्धांत के उत्तम वातावरण प्रस्तुत करना। अंत में हम स्टेट व ऑकडेन के शब्दों में कह सकते हैं कि इस बात की ओर ध्यान देना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए कि बालक द्वारा जिन स्थायी भावों का निर्माण किया जाए वे समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल हों। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। इस चैप्टर से संबंधित नीचे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।